आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 केमिस्ट्री का पार्ट और चैप्टर है मेटल नॉन मेटल। ये क्वेश्चंस आपके कमिंग एग्जामिनेशन जो बोर्ड के होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार क्या करना है, अच्छे ढंग से सुनना है और समझना है। चलिए लेट अस स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो आपका क्वेश्चन होगा, नेम द मेटल। आपको ऐसे मेटल का नाम बताना है, क्या है भाई, डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता, ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करता। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन होता है क्या, केवल वो किसके साथ करता है, स्टीम के साथ करता है। तो यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा कॉपर। और सेकंड क्वेश्चन है जो कहता है भाई किसी फिजिकल स्टेट से वर्क ही नहीं करता। यानी अगर आप आयरन को Fe को रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, वाटर के साथ, और ये वाटर किसके फॉर्म में रहेगा, स्टीम के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, स्टीम अगर वाटर पे डालते हो तब वो क्या कन्फर्म हो जाता है, ये बना देता है आयरन ऑक्साइड। क्या बनाएगा भाई, आयरन ऑक्साइड। और क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्या बना देगा ये, आयरन ऑक्साइड। लेकिन अगर आप कॉपर को रिएक्ट कराते हो वाटर के साथ तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा नो रिएक्शन। अब बताओ क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। क्या है, Cu इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। यानी किसी भी स्टेट ऑफ वाटर के साथ किसी भी स्टेट में अगर कॉपर को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे, चाहे वो वाटर कोल्ड वाटर हो, चाहे वो स्टीम हो, या तो हॉट वाटर, वो रिएक्ट नहीं करेगा। कंफर्म है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। Why do we use the copper and aluminum wire for the transmission of electric current? बहुत आसान है भाई। कॉपर और एल्युमिनियम की बात करें, कॉपर और एल्युमिनियम ये ट्रांसमिशन के लिए किस लिए यूज करते हैं, सबसे पहला बात क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही डक्टाइल होता है। कैसा होता है, डक्टाइल होता है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो होता है उसका लो रेसिस्टेंस होता है। अगर लो रेसिस्टेंस होगा तो बहुत आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करे, क्योंकि V बराबर क्या हो जाता था, V बराबर IR। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो V बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। इसका मतलब क्या है, I इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। यानी अगर रेसिस्टेंस को बढ़ाते हो तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस को घटाते हैं तो करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मेल्ट व्हेन यू टेक इट ऑन द पाम। बताओ भाई कौन कौन सा करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सीशियम और गैलियम। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है भाई, इसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण क्या होगा, ये आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसी पे ये मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। एग्जाम में अगर आपको चाहिए स्कोर करना है कितना, आपका टारगेट है भाई मोर देन 95%। 100 तो आपका इच्छा होगा, लेकिन मोर देन 95 का टारगेट लेकर चलते तो 100 तो आना ही आना है। चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब ये बात क्या करना है, अब यहाँ पे रोहन को क्या करना है, एक छोटा सा पीस लेना है किसका, सोडियम का। ठीक है, और उसको किस में डालना है भाई,
पानी में डालना है। अब वो पानी में डालता है तो देखता है क्या हो जाता है भाई, उसमें आग लग जाता है, ठीक है। लेकिन वही काम अगर फिर से वो डालता है पीस ऑफ क्या चीज, कैल्शियम, यानी अगर आप Na को वाटर में डालते हो, किसमें डालते हो, वाटर में डालते हो, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ बनता है। लेकिन यही बात अगर आप कैल्शियम को अगर डालते हो वाटर के अंदर, तो फिर यहाँ पे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, और साथ में क्या बनता है हमको देखना है। अब आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम को जब वाटर में डालते हैं तो आग नहीं पकड़ता है, डू नॉट कैच द फायर, देन व्हाई सोडियम कैच द फायर। समझ में आ गया होगा, आंसर याद आना होगा। अब यहां पर देख लो, क्योंकि सोडियम जब रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और ये रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक है। क्या बन जाता है, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, Na जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2O के साथ, तो बना लेता है NaOH और रिलीज करता है क्या चीज, हाइड्रोजन गैस। और इसमें क्या होता है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाता है। दैट हीट, दिस हीट इज सो इनफ दैन इट कैन बी डेंजरस, समटाइम इट स्प्लेस आउट, बहुत बार ये स्प्लेस आउट हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसान का कारण होता है। अब यहीं पे बात करें किसका, कैल्शियम का, तो कैल्शियम भी करता है। कैल्शियम का स्पेशल बात होगा, अगर आप देखोगे कैल्शियम का, तो ये बना लेता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और ये कैल्शियम के बारे में एक स्पेशल बात मैं बता दूं, क्या करता है, फ्लोट्स ओवर वाटर। याद रखना, ये पानी के ऊपर क्या करना शुरू करता है, फ्लोट्स करता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो जब इवॉल्व होना शुरू हो जाता है तो वो कैल्शियम के साथ स्टिक करता है, चिपक जाता है, जो उसको फ्लोट करना शुरू कर जाता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि नेम द मेटल दैट कैन फ्लोट ओवर द वाटर व्हेन पुट इनटू इट, देन द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम, ठीक है, याद रहेगा भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है लस्ट्रस नॉन मेटल का। आपको बेसिकली पता है नॉन मेटल और नॉन लस्ट्रस, उसमें कोई शाइनिंग नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा मेटल है जिसके पास शाइनिंग होता है। तो इसमें स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ तो आयोडीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया और डायमंड होगा। ये किसका फॉर्म है, दीज आर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन के जो फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा लस्ट्रस होता है, और डायमंड का तो पता ही है। और डायमंड और ग्रेफाइट और आयोडीन में जो आपको शाइनिंग दिखता है, दीज आर ड्यू टू द स्ट्रक्चर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। एक के अंदर होता है टेट्राहेड्रन और एक में होता है हेक्सागोनल। ये सभी हम लोग कार्बन कंपाउंड चैप्टर में फिर से आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। When the most of the metal are treated with nitric acid, they do not produce hydrogen gas। अब ये नाइट्रिक एसिड का लफड़ा बड़ी खतरनाक है भाई। जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, तो सभी मेटल इसके साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये नाइट्रिक एसिड का बड़ी फंडा खराब है। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट ही नहीं करता। नाइट्रिक एसिड सिर्फ रिएक्ट करता है किसके साथ, ये नाइट्रिक एसिड सिर्फ रिएक्ट करेगा आपको मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीज के साथ। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड होता क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है दूसरे को, जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन करता है, ठीक है। तो भाई ये करता है क्या है, HNO3 जो है वो हाइड्रोजन को निकलने ही नहीं देता है। हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, वाटर में। यानी H2 गैस नहीं निकलने देगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और खुद को क्या कर लेता है, वो खुद अपने आप को रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद वो क्या करेगा, रिड्यूस कर लेगा। और रिड्यूस करके क्या बना सकता है, NO बना लेता है, NO2 बना लेता है, N2O5 बना लेता है, ठीक है। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना लेता है। तो याद रखना,
nitric acid do not produce hydrogen gas when most of the metal are treated with it because it is a strong oxidizing agent and oxidize the hydrogen into water. Now the question number next. The next question is question number 7. बात करते इसका, चलो क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड किस चिड़िया का नाम है? अब ये ऐसा ऑक्साइड है, पता है, जो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, जो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, यानी जो एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह। तो यहाँ पे आपका ऑक्साइड हो गया सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका आंसर सही होगा जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। और साथ में ये याद रखना कि वाटर भी है, क्योंकि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? H3O+ में, और वाटर ही कन्वर्ट हो जाता है किस में? OH- में। अब एक बार वो क्या किया, गेन किया, यहाँ पे गेन कर लिया किसका? ये गेन कर लेगा आपको H+ आयन को, और ये क्या कर दिया इस केस में? इस केस में इसने क्या किया? लूज किया। वाटर ने क्या कर लिया? इस केस में लूज किया H+ आयन। हो गया ना एसिडिक एज वेल एज बेसिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड दैट बिहेव लाइक बोथ एसिड एंड बेस। अब आपको बताना है कि जनरली नॉन मेटल जो होता है ना, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं करता है। कौन से? डाइल्यूट एसिड से। यानी कि अगर आप नॉन मेटल यहां पे लिख लो, नॉन मेटल, और इसको अगर आप किसके साथ रिएक्ट कराते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्या होगा भाई? नो रिएक्शन होगा। अब क्यों होता है नो रिएक्शन? क्योंकि ये जो नॉन मेटल बंदा है ना, वो H+ रिलीज ही नहीं करेगा। क्योंकि H+ रिलीज नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद क्या है? ये खुद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी इलेक्ट्रॉन वो लेता है ना कि देता है, इसलिए रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ध्यान से सुनना और बार बार इसको सुनना। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ना बंदा, बताओ भाई H2O को एम्फोटेरिक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्वेश्चन है इट्स H2O एम्फोटेरिक। अभी हमने बताया था, ठीक है। अब ये करता है क्या? सो मैंने बताया कि ये H3O+ भी बना लेता है और OH- भी बना लेता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं वाटर का, H2O का, तो इसके पास क्या होता है? H+ आयन और O- आयन रहता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन एटम इन द वाटर मॉलिक्यूल्स हैज 2 लोन पेयर, ठीक है। अब इसके पास 2 पेयर ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर है H2O। अब देखते हैं कैसे रिएक्शन, आपको समझा देते हैं। अब देखो, आपको पता है कि जो एक्सेप्ट करता है ना H+ आयन को, उसको क्या बोलते हैं? बेस। अब यहाँ देख लो, HCl से ये जो HCl है ना, वो पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो ये H कौन कर लेता है? H2O ले लेता है, और लेने के बाद क्या बना लेता है? H3O+। तो यहाँ पर H2O क्या हो गया? बेस हो गया। सेम चीज अगर हम बेस की बात करें, किसकी बात करें? बेस का, तो बेस के केस में उल्टा क्या हो जाता है कि ये जो है NaOH, ठीक है, NaOH इसमें से क्या करता है भाई? H2O में से एक H+ आयन ले लेता है। अब एक H+ आयन लेगा तो क्या बचेगा? समझ में आ गया? OH-। इसका मतलब ये कैसा है? एसिड है। समझ में आ गया कि ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड ये आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। कौन से स्टेट में भाई? सॉलिड स्टेट में। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट में क्या नहीं होगा? वो आयनाइज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे वो आयोनाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या होता है? डू नॉट आयोनाइज। ये आयनाइज ही नहीं होता। और आपको पता है कि जो आयन होता है ना, ठीक है, वो आयन ही कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को जब वो लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या कौन
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, चार्ज को कंडक्ट करने वाला बंदा हो गया इलेक्ट्रॉन। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि जब आप एल्युमिनियम को किधर डालते हो, नाइट्रिक एसिड में डालते हो, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अरे भाई एल्युमिनियम का नाइट्रिक एसिड में डालते हो, जो ही आप डालोगे एल्युमिनियम को किसमें, HNO3 में, ठीक है। अब ये क्या बना लेगा भाई, Al2O3 बना लेता है। क्या बना लेगा, Al2O3। और क्या होगा भाई, अब हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही नहीं है, निकलेगा, ठीक है। और क्या बना लेगा, ठीक है। अब इस केस की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो अल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है ना, अल्युमिनियम का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि एल्युमिनियम एक बार अल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, एक बार अगर वो अल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है तो फिर वो बाद में रिएक्ट करेगा ही नहीं। इसलिए अल्युमिनियम का क्या होता है, एक बार लेयर फॉर्म हो जाए तो फर्दर लेयर से इसको कोई नुकसान नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड एन आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। अब चेक करके बताना है कि जो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हो ये आयनिक है या नहीं। तो आपको पता है कि ये जो बना होगा वो किससे बना होगा, अगर हम बात करें तो ये बना होगा Mg+O2 MgO। किससे बना होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बना होगा। अब ये आयनिक कंपाउंड है, ये बात सही है क्योंकि अब ये क्यों बना है, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन। अब Mg ने क्या किया, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कौन, Mg ने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, इसलिए कौन सा कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, अब ये जो रिएक्शंस आपको दिया गया है, फेरिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के साथ तो ये बहुत ज्यादा हीट रिएक्ट करता है, इसको याद रखना। अब इस रिएक्शन को करना है आइडेंटिफाई, और जब ये रिएक्शन आपको दिख जाएगा तो बताना है कि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, और इस रिएक्शन का एक एप्लीकेशन भी बताना है। सबसे पहले बता दें कि ये रिएक्शन जो है ना, इसको हम लोग थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ये हीट निकलता है ना, वो क्या कर देता है, ये हीट जो है वो मेल्ट कर देता है किसको, आयरन को। इतना ज़्यादा हीट होता है कि ये जो आयरन यहाँ पे निकलता है वो मोल्टेन स्टेट में, मेल्टेड स्टेट में निकलता है, जिसको कूल करने के बाद फिर से वो हार्ड हो जाता है। ये रिएक्शन कौन सा हो गया, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बिकॉज एल्युमिनियम डिस्प्लेस द Fe फ्रॉम Fe2O3। अब यहाँ पे पता चल गया Al क्या हो गया भाई, Al जो हो गया आपको रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया वो, यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या किया वो, ये गेन किया है क्या चीज, ऑक्सीजन। और Al2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्यों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो क्या करता है, लूज करता है क्या चीज, O2। ये लूज कर दिया। अब इसका एप्लीकेशन मैं बताता हूं आपको। अब ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, आपने बताया। मेटल्स आर प्रोड्यूस इन मोल्टेन स्टेट, ने बताया था कि जो आयरन होगा बिल्कुल मोल्टेन स्टेट में होगा। इसलिए इस रिएक्शन का यूज जो हम लोग करते हैं टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। और कभी भी मशीन पार्ट्स में क्रैक हो जाता है तो आपने सुना होगा, बोलते हैं लेथ पे लेके जाते हैं, तो ज्वाइन करने में काम आता है। याद रखना, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अक्सर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी मजेदार क्वेश्चन, आपको बताना है कि टाइटेनियम को हम लोग स्ट्रेटजिक मेटल क्यों बोलते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा बताना है कि नॉन मेटल जो पॉजिटिवली चार्ज आयन क्यों नहीं बनाता, यानी रीजन देना आपको। ये आपको रीजन वेरीफाई करना है कि टाइटेनियम को स्ट्रेटजिक मेटल क्यों बोलते हैं।
और जो नॉन मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन क्यों नहीं बनाता है? और एल्युमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट डज नॉट कोरोड इजिली। अभी अभी हम लोगों ने बात किया, एक एक करके सबको दिखाते हैं आपको। सबसे पहला, ये जो लाइट वेट होने के कारण और स्ट्रॉन्गर देन द अदर मेटल। अब देख लीजिए, ये जो आप टाइटेनियम बोलते हैं ना, ये जो टाइटेनियम आपके पास है, कौन, इसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला तो बहुत हल्का होता है, दूसरा क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में, ठीक है, जेट इंजन भी यूज करते हैं और हाई ग्रेड ऑफ स्टील बनाने में यूज करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल। इट मीन्स टिटेनियम is called a strategic metal because of its light weight and the strength. Okay, अब बात करते हैं नॉन मेटल डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन का पता है कि नॉन मेटल पॉजिटिव आयन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता है, लूज नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। और एल्युमिनियम की बात तो मैंने बताया कि एल्युमिनियम जो ही रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3 का प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो फर्दर उसको प्रिवेंट करता है किसके, कोरोजन के। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको बताना है कुछ प्रॉपर्टीज, कौन से कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का। फटाफट आप लोग को याद हो गया। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो बहुत हाई होता है। क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्या चीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना, इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि इसके जो एटम्स है और जो आयंस है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली क्या होता है, अटैच होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये सब संभव हो पाता है। दूसरा, आयनिक कंपाउंड की बात करें तो जनरली ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। सिंपल, इसका भी वही रीजन है, बिकॉज आयन अट्रैक्ट वन अनदर विथ अ वेरी स्ट्रांगली मैनर एंड देयरफॉर दे गिव द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसका क्या होता है भाई, फिक्स शेप। जैसे आपने चीनी खाया होगा, चीनी का भी जो शेप हो गया बहुत फिक्स हो जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। हमेशा रखना, ये वाटर में तो सॉल्युबल होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि बात करो ईथर की बात करते हैं, बेंजीन की बात करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं, केरोसिन की बात, इन लोगों में ये डिजॉल्व नहीं करता है। ठीक है, कौन, आयनिक कंपाउंड। अब इसमें डिजॉल्व भी नहीं करेगा क्योंकि ये उसको आयोनाइज नहीं करने देगा। तो हम लोगों ने कितने प्रॉपर्टीज देखे, 3 प्रॉपर्टीज देखी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कैल्शियम मेटल को वाटर में ऐड करते हैं तो ये गैस इवॉल्व होता है जो फायर को कैच नहीं करता है। लेकिन ये सेम कंडीशन जैसे सोडियम की बात की थी, सेम कंडीशन हो गया पोटासियम के साथ। अब यहां पे जब कैल्शियम को आप रिएक्ट कराते हो पानी के साथ, तो जितना हीट निकलता है ना वो सफिशिएंट नहीं होता है जिससे कि वो क्या करे, फायर पकड़ ले। लेकिन वही बात जब हम पोटाशियम की करते हैं तो इतना ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है जो सफिशिएंट होता है किसके लिए, कैच द फायर। किसको, अगर फायर, अब आग लगता है किसमें, हाइड्रोजन। इट मीन्स वो जो हीट होता है वो हाइड्रोजन को बर्न कर देता है, जो कैल्शियम के केस में बहुत कम है। कैल्शियम फ्लोट भी करता है, मैंने बताया भी था, याद भी रखना। तो क्या आंसर हो गया, इन द केस ऑफ कैल्शियम अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड दैट इज नॉट सफिशिएंट for the hydrogen to catch the fire. On the other hand, potassium react with water very violently and produce a lot of heat that is enough for hydrogen to catch the fire.
नाउ द 16th क्वेश्चन, आपको बताना है, स्पेशल गैस करना, ऐसा मेटल बताना है जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे कौन कौन हो जाता है, जिंक हो जाता है, अगर जिंक नहीं याद है तो आपको याद होगा मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक है, अब आपको पता है जो कोई भी फिजिकल स्टेट में रिएक्ट नहीं करता, इससे पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया कॉपर बिल्कुल नहीं करता है, और ना तो कोल्ड वाटर ना तो हॉट वाटर, बिल्कुल अभी अभी क्वेश्चन हमने देखा था। एल्युमिनियम इससे पहले भी हम लोग रिवाइज कर चुके, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। अब ये थर्माइट रिएक्शन क्या होगा, इसकी भी बात हम लोगों ने कर लिया था। ऐसा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन विच मोर रिएक्टिव मेटल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर बात करें एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एंड आयरन एल्युमिनियम रिएक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, इट मीन्स हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है भाई, मोल्टेन स्टेट में चला आता है। अब मोल्टेन स्टेट यूज हो जाता है किसको, ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्स इन द मशीन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको। जितने भी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको दिया गया उसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन कौन सा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, और यहाँ पे भी ढेर सारा क्या निकलेगा भाई, हीट निकलेगा। ये भी थर्माइट रिएक्शन की तरह काम करता है, यहाँ पर भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, याद रहेगा ये रिएक्शन। अब ये सोल्डर क्या है, आपने यहाँ पर बोला होगा एलॉय। अगर हम बात करें एलॉय का, एलॉय क्या है, एलॉय इज होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर किसका है भाई, या तो मेटल और नॉन मेटल का, या तो मेटल और मेटल का, या तो मेटल को नॉन मेटल के साथ मिला दो, या तो मेटल को मेटल के साथ मिला दो। ठीक है, यहां पर एक बात याद रखना, एक एमालगम, एमालगम, ये जो एमालगम की बात कर रहे हैं ना, ये किसका एलॉय है, एलॉय ऑफ मरकरी। ये मरकरी का एलॉय है जो टूथ कैविटी को फिल करने के लिए होता है, टूथ कैविटी को फिलअप करने के लिए होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अब ये सोल्डर को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के वेल्डिंग करने में यूज करते हैं। अब देखो सोल्डर में क्या क्या मिला होता है, लीड और टीन होता है, कितना कितना परसेंट, ये भी 50% होता है और ये भी 50% होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। इट मीन जब हम एलॉय बनाते हैं तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है। अब यहां पे बात है iron change into the properties when some of the small amount of carbon is added। अब मैंने अभी भी बात किया एलॉय में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बन क्या है, आयरन बिकम हार्ड और स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा हो जाता है जब उसमें क्या मिला देते हैं, केमिकल, यानी इसका क्या बढ़ जाता है भाई, हार्डनेस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, हार्डनेस किसका, यानी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है कौन, आयरन, जब उसमें कार्बन मिला देते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियोज, ऐसे ही आते रहे, देखते रहे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। इस वीडियोज को 2 बार 4 बार 5 बार उस समय तक सुनो जब तक इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद नहीं हो जाते। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोज।